आ गए हम स्ट्रीट लेकर पेन से नसीब लेकर कंधों पे ड्रीम लेकर आ गए हम हीट लेकर सारा पूरा स्ट्रीट लेकर बड़ा सा नसीब लेकर आ गए हम स्ट्रीट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उससे आगे की बात करने वाले हैं। अगर आपका लास्ट लेक्चर मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, जहां पे मैंने लास्ट लेक्चर अपना खत्म किया था वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि नाइट्रोजनस बेस है भाई, है ना, नाइट्रोजनस बेस है। और इस नाइट्रोजनस बेस में मैंने पेंटोज शुगर ऐड किया, पेंटोज शुगर ऐड किया, तब यहां पे बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, राइट भाई। नाइट्रोजनस बेस था और नाइट्रोजनस बेस में मैंने पेंटोज शुगर ऐड किया तो क्या बना? न्यूक्लियोसाइड बना। और अगर न्यूक्लियोसाइड में मैं ऐड करता हूं फॉस्फोरिक एसिड या फिर PO4-3 यानी कि फॉस्फेट, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो कोई भी अगर नाइट्रोजनस बेस यहां से यहां तक का सफर तय करता है तो उसके नाम में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमें देखना है। तो यानी कि नाइट्रोजनस बेस आप जानते हो, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो जब नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड बनता है तो नामों में क्या क्या डिफरेंस आते हैं जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्यूरिन की, और प्यूरिन में क्या आता है बच्चों? वेरी गुड, एडेनिन और ग्वानिन। ग्वानिन ये क्या है बच्चों? प्यूरिन है ना। और अगर मैंने इनमें पेंटोज शुगर ऐड किया, पेंटोज शुगर ऐड किया तो क्या बनना है? तो बनना है न्यूक्लियोसाइड। अब जब हम इसमें पेंटोज शुगर ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड में क्या बन जाता है? जब हम प्यूरिन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लियोसाइड जब बनाते हैं तो जो उसका नाम है नाइट्रोजनस बेस का, उसके नाम के एंड में लगाते हैं सीन, यानी कि एडेनिन बिकम एडिनोसिन, एडिनोसिन। ग्वानिन बिकम ग्वानोसिन, ग्वानोसिन। क्लियर? तो यहां पे क्या लगा? सीन लग गया। और जब हम इसमें फॉस्फोरिक एसिड मिला रहे हैं यानी कि अब ये क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। और इसके नाम के एड में जुड़ जाता है लिक एसिड, यानी कि एडिनोसिन बिकम, यहां पे हमने मान लो फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड लगाया, अब ये बन जाता है एडिनोसिन बिकम एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। एंड ग्वानोसिन बिकम ग्वेनाइलिक एसिड। क्लियर? तो ये प्यूरिन हो गया। व्हाट अबाउट पायरिमिडीन? तो ये बच्चों पहली बात तो ये क्या है? ये है प्यूरिन। अगर हम लोग पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन में क्या आता है? थाइमीन, थाइमीन। और थाइमीन में अगर हम पेंटोज शुगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? यहां पे सीन नहीं लगता, पायरिमिडीन में क्या लगता है? डीन। तो थाइमीन बिकम थाइमीडीन, थाइमीन बिकम थाइमिडीन। इसी तरीके से साइटोसिन, साइटोसिन में पेंटोज शुगर ऐड करो तो साइटोसिन बिकम साइटिडीन, साइटिडीन। और यूरेसिल में, यूरेसिल में पेंटोज शुगर ऐड करें तो यूरेसिल बिकम यूराडीन, यूरिडीन, सॉरी, यूरिडीन। क्लियर? तो यहां पे क्या बना? थाइमिडीन, साइटिडीन और यूरिडीन। अब अगर हमें इन सब में फॉस्फोरिक एसिड जोड़ना है या फॉस्फेट जोड़ना है, और अब ये बन जाएगा लिक एसिड, तो यहां पे हम इसके नाम में लिक एसिड ही लगाते हैं जैसे इनके नामों में लगाते आए हैं। ओके, तो थाइमिडीन बिकम थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड। साइटिडीन बिकम साइटिडाइलिक एसिड। और यूरिडीन बिकम यूरिडाइलिक एसिड।
क्लियर? तो यहां पे ये क्या है बच्चों, ये है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन। तो आपने देखा कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का नाम बनाना कितना आसान है। देखो भाई, कोई भी जो नाइट्रोजनस बेस है, उस नाइट्रोजनस बेस में जब हम पेंटोज शुगर ऐड करते हैं तब बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब अगर प्यूरिन है तो उसके नाम के एंड में क्या लग जाएगा, सीन, और पायरिमिडीन है तो नाम के एंड में क्या लग जाएगा, डीन। यानी कि एडनिन बिकम एडिनोसिन, बट थाइमीन बिकम थाइमीडीन। ओके, अगर हम लोग यहां पे फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ऐड करते हैं तो नाम में लगता है लिक एसिड। तो एडिनोसिन बिकम एडिनाइलिक एसिड एंड थाइमिडीन बिकम थाइमिडाइलिक एसिड। क्लियर? तो यहां पे ये क्या है, ये सब है न्यूक्लियोसाइड, ये सब है न्यूक्लियोटाइड, और ये बच्चों क्या है, ये है नाइट्रोजनस। हमारे बायोमोलिक्यूल के सिलेबस में जो हमें मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है डीएनए। तो देखो, डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए का वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है, जिसको हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं या जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग जानते हैं इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन वॉटसन और क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं दे पाते अगर उनको हेल्प ना मिली होती एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा की। और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था फ्रैंकलिन ने। अब सर, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा होता क्या है? कोई ऐसी बात नहीं है। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा बेसिकली, मान लो आप जैसे एक्सरे होता है ना, वैसा ही होता है एक्सरे। ओके, तो फ्रैंकलिन ने सबसे पहली बार ऐसे मान के चलो कि एक एक्सरे खींचा, यानी कि एक इमेज खींची, किसकी, डीएनए की। जब डीएनए का एक्सरे हुआ तब वॉटसन और क्रिक ने उस एक्सरे को देखा, और देखने के बाद में जब उनको सारे मॉलिक्यूल दिख गए तब उन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल दिया। उस एक्सरे मशीन को बनाने वाले थे फ्रैंकलिन, और उस एक्सरे मशीन के बनाने का आइडिया देने वाले थे विल्किंस। यानी कि यार, फ्रैंकलिन और विल्किंस एक ही पार्टी में थे जो कि मशीन पे काम कर रही थी, जबकि वॉटसन और क्रिक एक टीम में थे जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर को दे रही थी। तो इन्होंने एक्सरे खींचा और एक्सरे को देखकर इन्होंने स्ट्रक्चर दिया। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है कि जब नोबेल प्राइज देने की बारी आई तो नोबेल प्राइज सिर्फ किसको मिला, वॉटसन को मिला, क्रिक को मिला, विल्किंस को मिला। यानी कि मेहनत चारों लोगों ने की, फ्रैंकलिन ने, विल्किंस ने, वॉटसन ने, क्रिक ने। लेकिन नोबेल प्राइज सिर्फ किसको मिला, वॉटसन को मिला, क्रिक को मिला, विल्किंस को मिला। फ्रैंकलिन जिसकी मशीन थी उसे ही नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो सर ये क्या बात है, इसे नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला, फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला? तो बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नोबेल प्राइज सिर्फ जिंदा व्यक्तियों को मिलता है, और फ्रैंकलिन की इस 1953 और 62 के बीच में अचानक से रहस्यमयी तरीके से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनकी डेथ हो गई थी फ्रैंकलिन की। इसकी वजह से 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल सका। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनसे कोई दुश्मनी थी। ओके, तो नोबेल प्राइज किसको मिला, वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस को 1962 में। ओके, अच्छा, डबल हेलिकल जो मॉडल है डीएनए का, बच्चों ये जो डीएनए का मॉडल है ये बना है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। यानी कि इस मॉडल में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्ट्रैंड है, और जो ये दोनों स्ट्रैंड हैं ये एक दूसरे से एंटी पैरेलल हैं। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस बेस में जब हम शुगर ऐड करते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फोरिक एसिड ऐड करते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। और डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ऐसे कितने स्ट्रैंड हैं, 2 स्ट्रैंड हैं भाई। और ये दोनों स्ट्रैंड कैसे एक दूसरे से एंटी पैरेलल, यानी कि मान लो एक का मुंह इधर और पैर इधर है, तो एक का मुंह इधर और पैर इधर है, एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। ये आपको ध्यान रखना है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अब ये कैसे बनता है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की डिटेल क्या है उसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं
ये है एक पेंटोज शुगर। ये क्या है? एक पेंटोज शुगर। और इस पेंटोज शुगर में ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, और यहां पे है OHCH2, यह है कार्बन नंबर 5। सही है। अभी हम इन सबको शो नहीं कर रहे वरना खिचड़ी पक जाएगी यहां पे। बस जो काम का है वो देखो। ये है क्या? एक पेंटोज शुगर। और इस पेंटोज शुगर में फर्स्ट कार्बन से हम लोग एक नाइट्रोजनस बेस को अटैच कर देते हैं। फर्स्ट कार्बन से एक नाइट्रोजनस बेस को अटैच कर दिया। आपको ध्यान होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर हम लोग एडेनिन को अटैच कर रहे हैं मतलब ये प्यूरिन है, और प्यूरिन में 2 रिंग है, तो प्यूरिन का जो 9th पोजीशन वाला क्या है? नाइट्रोजन है, वो यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे शुगर की अटैच होता है। पायरिमिडीन का कौन सा होता है? फर्स्ट पोजीशन वाला, राइट। पिछला लेक्चर देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो यहां पे क्या है? ये एडेनिन इससे अटैच है। किससे? पेंटोज शुगर से। और यहां पे किस बॉन्ड के थ्रू अटैच है बच्चों? ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड का छोटा भाई। क्लियर? ओके। अब देखो बच्चों, यहां पे है एक फॉस्फोरिक एसिड, तो ये है भैया फॉस्फोरिक एसिड। ये है प्यारा दुलारा फॉस्फोरिक एसिड। और देखो ये H इस OH के साथ मिलकर एक वाटर को रिमूव कर दिया, और जब ये वाटर को रिमूव कर दिया तो हमें यहां पे इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई देने लगी। ओके, ये शक्ल है। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बना? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बच्चों आप में से जो समझते हैं कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो बिल्कुल गलत समझते हैं। ये पहला वाला है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब देखो यार, हमारे पास जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर था तो ये था न्यूक्लियोसाइड। हमने यहां पे फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? अब न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ओके। अब देखो दूसरा शुगर ये है, और इससे मान लो यहां पे ग्वानिन अटैच है। किससे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से यार। और ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। अब जरा बहुत ध्यान से देखना सर, ये था OHCH2 इसकी तरह, और ये इसका थर्ड कार्बन का OH है। तो ये थर्ड कार्बन का OH इस H को लेकर एक वाटर रिमूव करवा देगा, और जब ये वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये भाई साहब इससे इस तरीके से अटैच हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। क्या हुआ? यहां पे एक OH था और एक इसका थर्ड कार्बन का OH था। दो H, एक O ने एक वाटर को रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद में ये फॉस्फोरिक एसिड इसके थर्ड कार्बन से जुड़ गया। वेरी गुड। अब देखो यार, यहां पे भी इसने एक H ने इसको ले लिया, और यहां से भी वाटर रिमूव हो गया, यानी कि यहां पे भी क्या हो गया? यहां पे भी इसका एक OH यानी कि फॉस्फोरिक एसिड के OH ने किसके साथ? CH2OH के साथ में एक वाटर को रिमूव करके बॉन्ड बना लिया। अब इस फॉस्फोरिक एसिड का के 2 बॉन्ड बन गए, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड। इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहां पे क्या है? यहां पे 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे 2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहां पे 2 का फॉर्मेशन हुआ है। इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड बच्चों कौन सा है? ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये वाला है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एंड सो ऑन। ऐसी एक और बन जाएगा यहां पे, सॉरी, इस तरह से। और यहां से मान लो फिर से मैंने अटैच कर दिया है, चलिए A फिर से, और यहां पे फिर से फॉस्फेट क्या आ गया? बीच में आ गया, और ये किससे जुड़ा हुआ है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा है। आप ऐसे कितनी भी लंबी चैन बना लीजिए, कितनी भी लंबी, तो जो पहला यहां का ये वाला एंड होगा 5 डैश एंड। क्यों भैया?
क्योंकि एक तो ये 5th कार्बन है और 5th कार्बन के फॉस्फोरिक एसिड पे यहां पे ये OH अभी भी क्या है, खाली बॉन्ड बन सकता है। तो ये कौन सा एंड है बच्चों, 5' एंड। और इसी तरीके से यहां पे ये OH बचा रह जाएगा, इसको हम बोलते हैं 3' एंड या 3' OH एंड, और इसको हम बोलते हैं 5' P एंड बोलते हैं। 5' P एंड इसे बोलते हैं क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड का बच गया, और ये क्या है, 3' OH एंड बोलते हैं। तो कुल मिला के अभी तक जो हमारे अभी के एपिसोड में बात हुई है, हमने किस तरीके से चैन बनाई है सिर्फ, और इस चैन में क्या है, बहुत सारे पेंटोज शुगर हैं, उनसे बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस लगे हैं, और उनमें बहुत सारे फॉस्फोरिक एसिड अटैच हैं। तो ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, जिसमें ये वाला एंड है 5' एंड और ये वाला एंड है भाई 3' एंड। कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी आपको ये समझने में, हुई है तो वापस से वीडियो पीछे करो और देख लो, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये है 5' एंड, ये कौन सा है, 3' एंड, राइट। अब देखो क्या होने वाला है, अब कहानी जस्ट पलट जाएगी। मतलब यार ये हुआ कि 5 के सामने क्या आ जाएगा, 3, और 3 के सामने क्या आ जाएगा, 5। इसी को कहते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। करके देखते हैं, देखो भैया ये है फिर से एक पेंटोज शुगर, और ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, राइट। यहां पे ए के सामने हमेशा क्या आता है, टी। तो देखो ये नाइट्रोजनस बेस है, और यहां पे हमने नाइट्रोजनस बेस क्या लगाया है, थाइमीन। अब थाइमीन लगाया है तो यहां पे ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, ऑब्वियसली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन यहां पे एक नया बॉन्ड के बारे में सुन लो, ए और टी के बीच में बच्चों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इनको ऐसे नहीं बना देना, ऐसे सीधे सीधे मुंह उठा के, हाँ, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है। ये कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2। क्लियर। अब देखो ये वाला एक OH डैश बेचारा खाली, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे हमने यहां पे 3' OH एंड बताया था, इसी को हम यहां पे बोल देंगे 3' OH एंड, राइट। यहां पे देखो क्या जुड़ा है, एक फॉस्फोरिक एसिड। यहां पे क्या जुड़ा है, एक फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो इसके बाद में हमने एक और शुगर यहां पे बनाई इस तरीके से। जी के सामने क्या आता है बेटा, सी, और सी और जी आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, ज्यादा मोहब्बत, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब यह है कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड देन 5। तो देखो यहां पे ये थर्ड वाला जैसे जुड़ रहा था ना इससे, वैसे यहां पे जुड़ेगा। लो भाई जोड़ दिया, और यहां पे ये फिर किससे जुड़ गया, 5th से। फिर हमने एक और बनाया इस तरह से, ए के सामने क्या आएगा, टी। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये थर्ड से जुड़ गया पी। यहां पे एंड में तनहा रह जाएगा एक पी, जैसे यहां पे एंड में तनहा रह गया था क्या, एक OH। ओके। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि 5' वाला रहा है तो इसको हम बोलेंगे 5' एंड, इसको बोलेंगे 3' एंड। देखो जरा इसकी तरफ, 3' एंड, 5' एंड, यानी कि ये इस तरीके से एक दूसरे से एंटी पैरेलल अटैच है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में कौन सा बॉन्ड होता है, यार एक बात समझने की कोशिश करो। देखो भाई, अगर हम लोग ये मान लो हमें एक चैन तोड़नी है, ये वाली चैन हमको तोड़नी है, ये वाली ये चैन हमको तोड़नी है, तो यार देखो भाई, हमको अगर ये वाली चैन तोड़नी है भैया, तो हमें ये तोड़ने से तो काम नहीं चलेगा। समझो बात को, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये चैन तो नहीं टूट रही, ये चैन अलग अलग हो गई, ये एक अलग बात है, ठीक है ना। अगर हम लोग ये वाला बॉन्ड तोड़ दें तो भी ये चैन नहीं टूट रही,
तो आप ये कहोगे कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़ी है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे जुड़ी हुई है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। यानी कि बहुत सारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं जिनसे क्या जुड़ी हुई है? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन अटैच है, जुड़ी हुई है। क्लियर? तो देखो डीएनए के स्ट्रक्चर में इस तरीके से दोनों चेन कैसी होती हैं? एक दूसरे से एंटी पैरेलल। डीएनए के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। फिर नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और जो शुगर है फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। लेकिन 2 शुगर एक फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो उम्मीद है आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 3D स्ट्रक्चर के डीएनए की। हम लोग डीएनए के 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो यार 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है डीएनए का। ये सेकेंड स्ट्रैंड है इसका, ठीक है ना, ये सेकेंड स्ट्रैंड। अब जो डीएनए का डायमीटर है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना? 20 एंगस्ट्रॉम। और जो 1 टर्न है, 1 टर्न, जो एक टर्न है उसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर। आप देख रहे हो ये 1 टर्न है, यहां से चला और ये घूम के फिर यहां पे क्या आ गया? यहीं पे आ गया। जैसे वो तुमने देखते हो वो बॉलीवुड में पुरानी पिक्चरों में वो ऐसा गोल गोल जीना होता था, वहां से लड़की का बाप उतरता था सिगार लेके, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, कितने रुपए लोगे। हाँ वही वाला। तो देखो यार यहां से शुरू हुआ तो यहां से घूम के ऐसे वापस यहां पे आ गया, दैट इज कॉल्ड 1 टर्न। और एक टर्न कितने डिग्री का है भैया? 360 डिग्री का, ठीक है ना, 360 डिग्री का। तो एक टर्न की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। और ये कितने डिग्री का है? 360 डिग्री। करेक्ट। आगे बढ़ो भाई। देखो डीएनए के एक टर्न पे अगर हम लोग डीएनए, वो वाला डीएनए की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे अंदर है मेरे अंदर है, तो उस डीएनए को बोलते हैं बी डीएनए। ठीक है। अगर हम उस डीएनए की बात कर रहे हैं तो एक टर्न पे 10 बेस पेयर होते हैं। अरे सर, अब ये बेस पेयर क्या होता है? तो बेस पेयर सुनो क्या होता है। अभी हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस को पेयर किया था। अरे यार एक इस वाले स्ट्रैंड पे नाइट्रोजनस बेस था और इस वाले स्ट्रैंड पे नाइट्रोजनस बेस थे, और उन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस की आपस में क्या की थी? पेयरिंग की थी। उसी को कहते हैं 1 बेस पेयर। ठीक। तो देखो यहां पे एक टर्न पे 10 बेस पेयर होंगे इस तरीके से। ये है एक बेस पेयर, ये है दूसरा बेस पेयर, ये है तीसरा बेस पेयर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। यानी कि इस तरीके से 10 बेस पेयर हैं एक टर्न पे। और मान लो एक जीना है वही घूमने वाला गोल वाला, तो वहां यहां से जीना शुरू हुआ, यहीं पे आ गया तो 360 घूमा। तो हर एक जीने में जो एक सीढ़ी है उसके बीच का भी तो एंगल चेंज होगा, तभी तो 360 घूमा। तो अगर ऐसे 10 हैं और पूरा 360 घुमा तो 2 बेस पेयर के बीच का एंगल कितना है? 36। कितना है? 36। तो बच्चों ये क्या है? ये है बेस पेयर। क्या है? बेस पेयर। और इन बेस पेयर के बीच का एंगल कितना होता है? 36 डिग्री आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है ना, 36 डिग्री। और 10 है ये, तो कितना हो गया? 360। दैट इज कॉल्ड 1 टर्न, जिसकी लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। अब देखो एक टर्न पे 2 गड्ढे होते हैं बेटा। ये होता है छोटा गड्ढा, ये होता है बड़ा गड्ढा। जो ये छोटा गड्ढा होता है इसे हम कहते हैं माइनर ग्रूव। क्या बोलते हैं? माइनर ग्रूव। या इसको हम बोलते हैं शैलो
शैलो ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैलो ग्रूव। और ये होता है 12 एंगस्ट्रॉम का। 12 एंगस्ट्रॉम का जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव। क्या बोलते हैं? मेजर ग्रूव या फिर डीप ग्रूव। डीप ग्रूव। और ये होता है बच्चों 22 एंगस्ट्रॉम का। क्या होता है? 22 एंगस्ट्रॉम का। तो ये एक है 3D स्ट्रक्चर किसका? डीएनए का, जिसमें देखो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है और ये इस तरीके से क्वाइल्ड है, एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। एक टर्न कितने डिग्री पे है? 360 पे है और इसकी लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। और एक 360 घुमाने में कितनी सीढ़ी है बीच में? 10 सीढ़ी है, यानी कि हर एक सीढ़ी के बीच का एंगल कितना है? 36 डिग्री। एक टर्न पे 2 गड्ढे, एक टर्न पे 2 गड्ढे। एक है माइनर ग्रूव, छोटा गड्ढा, शैलो ग्रूव बोलते हैं, और एक है मेजर ग्रूव, बड़ा गड्ढा, ठीक है ना, जिसे हम डीप ग्रूव बोलते हैं। और आपस में ये बीच में क्या है? नाइट्रोजनस बेस। हाँ बेटा रोना मत, क्योंकि हम देखो ये कैसे हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड से हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। कैसा ही ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये देखो एक बहुत छोटी सी बात रह गई यार, 10 बेस पेयर है और एक टर्न की लंबाई कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। तो हर एक बेस पेयर के बीच की दूरी क्या होगी? तो ऑब्वियसली यार 34 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आया? 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। ये है भैया 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस। तो इसको बिल्कुल भी मत भूलना। ओके चलिए, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और है जिसका जिक्र आपके एनसीईआरटी में है, वो भी किए देते हैं। देखो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए की। आप पता नहीं जानते हैं या नहीं जानते हैं, और नहीं जानते तो जानिए कि डीएनए बहुत सारे तरह का होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं डीएनए के। और हर एक टाइप में जो नंबर ऑफ बेस पेयर है, नंबर ऑफ बेस पेयर है वो भी डिफरेंट होते हैं। तो हर एक टाइप में जो डीएनए का टाइप है वो अलग है, बेस पेयर का नंबर डिफर है। और तीसरी चीज यहां पे क्या है? यहां पे है क्वाइलिंग। क्वाइलिंग किस हैंड से है या किस हैंड की तरफ है, ये भी डिफरेंस है। जैसे आप देख रहे हो मैंने इसको इस तरीके से क्वाइल किया है, ऐसे, ये क्वाइलिंग है। और ये क्वाइलिंग कैसी है? ये क्वाइलिंग है राइट हैंडेड क्वाइलिंग, यानी कि क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसा क्वाइल्ड होता, अरे यार ये ऐसा ही तो क्वाइल्ड है, तो ये कैसी है? राइट हैंडेड क्वाइलिंग। और अगर ये ऐसा क्वाइल होता तो कैसा होता? लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग होता, लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग होता, राइट। तो डीएनए के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे यहां पे लिखो जेड और फिर लिख लो एबीसीडी, ए बी सी डी, जेड ए बी सी डी। नई एबीसीडी है, इसको पढ़ो, जेड ए बी सी डी। नंबर ऑफ बेस पेयर इसमें 12 होते हैं जेड वाले में। जेड वाले में कितने होते हैं? 12। उसके बाद नीचे आते जाओ, 11, 10, 9, 8। अब कुछ बच्चे चिल्ला उठेंगे, कुछ टीचर भी हो सकता है चिल्ला जाए। 9.33 होता है यार बेस पेयर इसमें, लेकिन वो मैटर नहीं करता, तुम्हें ट्रिक बनानी है। तो तुम देखो यहां पे क्या लिखोगे? 12, 11, 10, 9, 8। ये क्या है? 12, 11, 10, 9, 8। क्लियर? अब देखो जो जेड डीएनए है ये लेफ्ट हैंडेड क्वाइल्ड होता है, लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग है। कैसी है? लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग, यानी कि ये इस तरीके से क्वाइल्ड है। जेड डीएनए किसमें होता है? छोड़ दो, मतलब नहीं है उससे, ठीक। अब हम बात करते हैं ए डीएनए की। ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग है और बाकी सारे डीएनए कैसे होते हैं? राइट हैंडेड क्वाइल्ड होते हैं। अब इसमें से अपना वाला चुनो। देखो मेरा वाला कौन है? मेरा वाला जो सबसे अलग है, हाँ वही वाला। देखो बेटा
यहां पे कितने बेस पेयर हैं? हमारे वाले में 10 बेस पेयर है। कितने? 10 बेस पेयर हैं। तो देखो यहां पे यही वाला ना अपना वाला, तो देखो ये है बी डीएनए जो हम में, आप में, अगर आप लोग ह्यूमंस हैं तो बी डीएनए हम में पाया जाता है, जो कि नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं? 10। और वो कैसा हैंडेड है? राइट हैंडेड क्वाइल्ड है। क्या है? राइट हैंडेड क्वाइल्ड है। तो यहां पे हमने जितनी आपको बातें जाननी है न्यूक्लिक एसिड में वो सभी कंप्लीट कर दी है मेरे हिसाब से, कुछ बचा नहीं है। तो बायोमोलिक्यूल में अगर आप इतना न्यूक्लिक एसिड पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।